पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे यानी बीए पार्ट फर्स्ट तथा यही टॉपिक एमए परिवेश में भी लगता है। वलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के बारे में अपने अध्ययन कर रहे थे। तो इससे पूर्व हमने यानी दो सिद्धांतों का अध्ययन कर लिया था। एक तो हमने देखा था विकोबर का भूसन्नति सिद्धांत का अध्ययन किया। कल वाले वीडियो में हमने यानी हम बात करते हैं आर्थर होम्स का सेवन तरंग सिद्धांत। दूसरा कौन सा देखा था? आर्थर होम्स का सेवन तरंग सिद्धांत। तो ये दोनों सिद्धांत है यानी कि अलग अलग विशेषताएं थी उन्होंने, यानी जहां कोबर ने माना कि जो पर्वतों का निर्माण भूसन्नति से होता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भूसन्नति यानी किस प्रकार बने। उन्होंने बताया कि दो जो भूखंड होते हैं उसके मध्य भूसन्नति होती है और उसमें जो मलबा है का जमा होता है और बाद में वो दोनों आपस में समीप आते हैं तो उसका बीच का मलबा वलित हो जाता है, जिससे वलित पर्वतों का निर्माण होता है। वहीं आर्थर होम्स ने यानी क्या बताया कि पृथ्वी के अंदर रेडियोधर्मी पदार्थ है और रेडियोधर्मी पदार्थों की वजह से क्या होता है यानी उसके अंदर तापमान में वृद्धि होने से यानी सागर तल का पर्षण और सैवनीय धाराओं में यानी जो उड़ते और गिरते स्तंभों के सहारे यानी मुख्य रूप से सागर तल का पर्षण भी होता है और वहां भूसन्नति का निर्माण होता है और बाद में भूसन्नति के अंदर मलबा जमने से और उसमें संकुचनात्मक बल की वजह से क्या है यानी वलित पर्वतों की उत्पत्ति प्रमुख रूप से होती है। वहीं जोली इसके बारे में अपना यानी अलग मत देता है। तो जोली ने अपना जो रेडियो एक्टिव सिद्धांत है वो कम प्रतिपादन किया भाई, वो प्रतिपादन किया 1925 में और सिद्धांत का नाम क्या था यानी रेडियोधर्मी सिद्धांत। तो जो रेडियोधर्मी सिद्धांत है इसको कई उपनामों से भी क्या है इसको जाना जाता है। इसको कहते हैं तापीय चक्र सिद्धांत, तापीय चक्र सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा इस सिद्धांत को पृथ्वी के धरातल का इतिहास, इसको किस नाम से? पृथ्वी के धरातल का इतिहास। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो जोली ने जो अपना रेडियो एक्टिव सिद्धांत दिया था उसको यानी उपनामों से पूछा जाता है। ये नेट जैसे एग्जामों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अब कॉलेज लेक्चर के एग्जाम है उसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और जो बीए पार्ट फर्स्ट या एमए के विद्यार्थी है उनके लिए यह प्रश्न यानी निबंधात्मक श्रेणी का है आकर इसके अंदर आपसे ये 7 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे बी पार्ट फर्स्ट में 5 नंबर के प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि रेडियो यानी जोली के रेडियो एक्टिव सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए, तो टिप्पणी के रूप में आएगा। तो उसी संदर्भ में इसका हम अध्ययन करेंगे। तो जोली है ना, उन्होंने अपना जो रेडियो एक्टिव सिद्धांत है अपनी पुस्तक, और उस पुस्तक का नाम क्या है? द सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, यानी जो पृथ्वी का जो इतिहास के बारे में जो अपनी पुस्तक लिखी, यानी पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है सरफेस उसकी हिस्ट्री यानी किस संदर्भ में, यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह का जो इतिहास है जिसका इस सिद्धांत का भी नाम इस उपनाम से भी जाना जाता है कि पृथ्वी के धरातल का इतिहास। तो यानी इस पुस्तक में अपना रेडियोधर्मी सिद्धांत जिसको तापीय चक्र का सिद्धांत या पृथ्वी के धरातल के इतिहास का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, कब दिया? 1925 में जोली ने अपना रेडियोधर्मी सिद्धांत दिया।
और जोली ने बताया कि जो हमारी ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर यानी दो परतें प्रमुख रूप से पाई जाती है। एक तो उन्होंने मुख्य रूप से क्या है इसका यानी सियाल, जिसको उन्होंने कहा है क्रस्ट, और इन्होंने बताया जो ये सियाल है इसका तो घनत्व मिलता है 2.67। कितना घनत्व मिलता है? 2.67 है। लेकिन नीचे वाली जो सबैस्ट्रम परत है, या जिसको हम सियाल कहते हैं, या आंतरिक परत है, यानी आंतरिक परत कह दो या इसको हम सियाल कह सकते हैं, इसका घनत्व इन्होंने बताया है 3 बताया है। तो इन्होंने बताया कि जो वलित पर्वतों की जो उत्पत्ति होती है वो होती है किसमें? सिद्धांत के नाम से रेडियोधर्मी पदार्थ। अब समझ में आता है रेडियोधर्मी पदार्थ क्या है? पृथ्वी के यानी आंतरिक भाग में पाए जाने वाले ऐसे आणविक खनिज पदार्थ जिससे यानी उसमें विखंडन से अथाह मात्रा में उष्मा का क्या होता है? संचार होता है। चाहे वो यूरेनियम हो, थोरियम हो, मोनोजाइट हो, ये जो पदार्थ है अथाह मात्रा में उष्मा का संचार है वो प्रमुख रूप से क्या है? करते हैं। तो यानी जोले ने बताया कि रेडियोधर्मी पदार्थ यानी पृथ्वी की दोनों परतों में पाया जाता है। इससे पूर्व यानी आर्थर होम्स ने कहा कि ऊपरी परत में रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन जोली ने आगे बताया कि ऊपर वाली जो यानी सियाल परत है जो, या ऊपर वाली हल्के सिलिकेट पदार्थों वाली जो क्रस्ट है उसमें रेडियोधर्मी पदार्थ अधिक पाए जाते हैं, और नीचे वाली जो सीमा परत है उसके अंदर क्या है यानी जो रेडियोधर्मी पदार्थ है वो बेसिकली कम पाए जाते हैं। तो जोले ने बताया कि ये जो चट्टानें पाई जाती है उनमें रेडियोधर्मी पदार्थों की वजह से क्या होता है यानी अथाह उष्मा का संचार है होता है, और जिससे ताप के कारण क्या है ऊपरा जो भूपटल है, जैसे उन्होंने बताया कि दो क्रियाओं, एक तो सागर तली का अतिक्रमण होता है जिससे बेसिकली भूसन्नति का निर्माण होगा, और बाद में क्या होगा यानी ज्वारीय बल की वजह से यानी महाद्वीपों का पश्चिम दिशा में प्रवाह होगा और सागर का अतिक्रमण होगा, जिसके कारण पहले भूसन्नति के अंदर जो खिंचाव हुआ था और उसके बाद यानी इसके यानी पृथ्वी का जो विस्तार हुआ था, व्यास का वृद्धि हुई थी, जिसके कारण इसमें उठाव हुआ था, और बाद में यानी मुख्य रूप से जो सियाल थी उस सियाल का यानी जो विस्तार द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो गई थी जब पृथ्वी के अंदर तापमान में वृद्धि हो गई थी। उन्होंने बताया कि जो सियाल है वो 30 किलोमीटर की गहराई पर तापमान मिलता है 1050 डिग्री सेंटीग्रेड। किसकी वजह से? रेडियोधर्मी पदार्थों की वजह से। तो जो रेडियोधर्मी पदार्थ की वजह से जो सियाल है उसमें तो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा ना तो क्या होगा यानी सागर का यानी मुख्य रूप से क्या होगा? अतिक्रमण होगा। क्यों? क्योंकि नीचे तो समुद्र है तो वहां तो तापमान समायोजित होगा, लेकिन जो क्रस्ट है ऊपर का तापमान बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो यहाँ का साइड का जो यानी व्यास के अंदर पृथ्वी के अंदर वृद्धि होगी तो यहाँ से मलबा क्या है यानी बाहर निकलेगा। लेकिन जब ये नीचे जो सीमा जो परत है यानी सीमा जल मंडल के बाद नीचे तापमान फिर वृद्धि हो जाती है, वहां तापमान हो जाता है 1150 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इससे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है वहां तापमान में वृद्धि होने से जो नीचे वाली परत है वो तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसके आयतन में बेसिकली वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या होता है यानी उसके जो ऊपर वाला यानी प्रथम अवस्था में सागर अतिक्रमण का जो काल था उसके अंदर सर्वप्रथम भूसन्नति का निर्माण होता है। वही आर्थर होम्स ने यानी सर्वेनी तरंगों के यानी गिरते स्तंभ के सारे भूसन्नति का निर्माण बताया। वहीं ये जोली कहता है कि रेडियोधर्मी पदार्थों की वजह से पहले तो सागर का अतिक्रमण होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो ऊपरी परत है सियाल, इसमें यानी 30 किलोमीटर तक 1050 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, वो ऊपर भाग को यानी भूपटल को तोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है, और जिसके कारण इसके अंदर व्यास में वृद्धि होगी तो यहाँ मलबा बाहर निकलेगा। और फिर
क्या होगा, नीचे तापमान के अंदर यानी वृद्धि होगी, तो जिससे क्या है, जब मुख्य रूप से तरल अवस्था में निचली परत चली जाएगी तो वो उसके अंदर दशा हो जाएगा। तो यानी फिर यानी सागर के अंदर क्या होगा, अतिक्रमण होने से यानी नीचे मुख्य रूप से धस जाएगी। तो इस प्रकार इन्होंने भूसन्नति की संकल्पना को प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा इस प्रकार यानी पृथ्वी के अंदर यानी जो तापमान वृद्धि हो जाती है, और ये तापमान जो प्रमुख रूप से 3 करोड़ से लेकर 3.30 करोड़ से 5 यानी 5.60 करोड़ इतना लंबा समय लगता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने में। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि ये जो इस प्रकार तो क्या होता है, यानी सागर के अतिक्रमण के कारण अधः स्तर के अंदर धसाव होता है, जिससे भूसन्नति बनती है। दूसरा, महाद्वीप के अंदर फिर क्या होगा, यानी पहले तो होता है यानी उसके अंदर फैलाव, फिर संकुचन होता है, और महाद्वीपीय भाग जब अतिक्रमण करते हैं तो साइड के जो भाग है उसके अंदर वलन प्रारंभ हो जाता है, जिससे वलित पर्वतों की उत्पत्ति प्रमुख रूप से क्या है, होती है। तो इस प्रकार यदि हम शॉर्ट में रूप में देखना चाहें तो जोली है ने अपना रेडियोधर्मी सिद्धांत है 1925 में दिया, जिसको तापीय चक्र का सिद्धांत, ये चक्रीय क्रम में चलता है, जोली ये बात कहता है। और इन्होंने दूसरा इन्होंने बताया पृथ्वी के धरातल का इतिहास। तो इस पुस्तक यानी इनकी पुस्तक दी द सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ में उन्होंने यानी मुख्य रूप से बताया कि जो हमारी ये पहले तो भूसन्नति का निर्माण कैसे होता है। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी के अंदर 2 परतें पाई जाती है। ऊपरी परत पाई जाती है सियाल, जो 30 किलोमीटर मोटी है, घनत्व 2.67 है। जिस दूसरी है यानी आंतरिक परत सियाल, जिसका घनत्व 3 है, और यानी 30 किलोमीटर तक यानी तापमान 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये ताप ऊपर वाली सियाल से तो यानी दबाव डालता हुआ बाहर निकल जाता है और बाहर निकलेगा, लेकिन नीचे वाला भाग के अंदर जलमंडल है। तो जलमंडल के अंदर ये तापमान यानी वहां संचलित हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जल के कारण वो तापमान ऊपर न आकर एक जगह पर घनीभूत हो जाता है, और धीरे धीरे जैसे नीचे जाते हैं तो यानी वहां तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। और उसकी वजह से क्या होगा, यानी उसके अंदर यानी सागरीय निवर्तन का काल के अंदर क्या होगा, उसका यानी जो प्रमुख रूप से महाद्वीपों का पश्चिम दिशा में प्रवाह होने के कारण यानी जो मगध तट है वहां पर द्वीपीय तोरणों या पर्वत श्रेणियों का प्रमुख रूप से क्या है, निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार यानी इसकी एक बीए पार्ट फर्स्ट और एमए में एक टिप्पणी के रूप में पूछा जा सकता है कि जोली के रेडियो एक्टिव सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रकार यानी ये सिद्धांत इन्होंने जोली ने अपना दिया कि प्रथम अवस्था में भूसन्नति बनती है, और भूसन्नति बनने का मुख्य रीजन है कि यानी पृथ्वी का ऊपरी भाग है यानी उसमें सियाल में रेडियोधर्मी पदार्थ अधिक है, वहां यानी तापमान 150 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर चट्टानें पिघल जाती है, ऊपर वाली चट्टानों से दबाव डालते हुए पृथ्वी को तोड़ता है, पृथ्वी का व्यास बढ़ता है, जिसके कारण किनारों वाले भाग पर क्या होगा, यानी विस्फोट होगा और कुछ भाग ऊपर उठ जाएगा। लेकिन ये क्रिया जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में देखते हैं जो जलमंडल के नीचे जाता है, तो क्योंकि वहां तापमान वहां संतृप्त हो जाता है, और संतृप्त होकर वहां तापमान 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जिससे वहां ताप आयतन यानी पिघल जाएगा। तो फिर क्या होगा, जो उठा हुआ भाग है उसके अंदर धस जाएगा, भूसन्नति बनेगी, और फिर बाद में क्या है, उसके अंदर उस क्षेत्र के अंदर तलछट का जो निक्षेप हो जाता है, और निक्षेप होने के कारण यानी उसमें जो संकुचनात्मक बल लगता है, और संकुचनात्मक बल लगने के कारण क्या है, उस क्षेत्र के अंदर धीरे धीरे यानी उस के अंदर तलछट का यानी पर दबाव पड़ेगा संकुचनात्मक बल के कारण, जिसके कारण उस भूसन्नति का जो मलबा है वो बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है। और जब बाहर निकलेगा तो उससे वलित पर्वतों की उत्पत्ति होगी, द्वीपीय तोरणों की उत्पत्ति प्रमुख रूप से क्या है, इसी प्रोसेस से होती है। तो जोली ने जो ये सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत की क्या क्या यानी कमियां थी, यानी इसके सिद्धांत में यानी हम देखना चाहें तो जोली की आलोचना की बात करते हैं, कमियां कह दो या आलोचना।
तो पहली आलोचना तो ये है कि जोली ने अपना सिद्धांत रेडियोधर्मी पदार्थों के आधार पर बताया कि पृथ्वी के तापमान की वजह से क्या है, पहले भूषणति बनती है, उसके बाद उसके अंदर यानी भूषणति के अंदर मलबा का जमाव होता है, फिर उसमें संकुचनात्मक बल से क्या है यानी वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तो इसमें इन्होंने बताया कि रेडियोधर्मी पदार्थ की वजह से यानी इतने लंबे वलित पर्वत से एंडीज और रॉकीज या हिमालय पर्वतों का निर्माण है वो संभव नहीं हो सकता। तो पहली तो आलोचना यानी जोली की यही हो जाती है। दूसरी इन्होंने बताया, जोली ने बताया कि पर्वतों की जो रचना है वो एक निश्चित अवधि के बाद चक्रीय होती है, किंतु उसका विरोधी है शेफर्ड। शेफर्ड ने मुख्य रूप से क्या है यह प्रमाणित कर दिया कि पर्वतों की रचना है वो यानी चक्रीय क्रम में होकर एक निरंतर प्रोसेस है, यानी कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर प्रमुख रूप से क्या है इसका निर्माण होता है। तो प्रथम आलोचना ये चक्रीय पद्धति के द्वारा एक निश्चित क्रम के बाद ही क्या है वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है, लेकिन शेफर्ड ने इनको गलत साबित किया है। दूसरा यदि बताएं तो जोली द्वारा बताया गया जो ये यानी बताया कि सियाल की मोटाई 30 किलोमीटर है, लेकिन जो अन्य भूगोलवेत्ता है चाहे वो जेफरे जो उन्होंने बताया कि भूकंपीय प्रमाणों के आधार पर जो सियाल की मोटाई अधिकतम 16 किलोमीटर है। तो यहाँ पर भी इसके सिद्धांत की प्रमुख रूप से जोली के सिद्धांत की क्या होती है बेसिकली आलोचना होती है। तीसरी आलोचना क्या होती है, जोली ने मुख्य रूप से क्या ऊपरी भूपृष्ठ है या सियाल को ठोस होना बताया है, परंतु जेफरे ने इस यानी नीचे वाली परत को सियाल को ठोस परत पे बताया। जोली ने कहा इतना तापमान आप बता रहे 1150 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा, तो वहां वो द्रव अवस्था के अंदर प्रमुख रूप से क्या है होनी चाहिए। इसके बाद यानी होम्स ने जो यानी अधस्तर पर तापमान की मात्रा में निकलने से जोली का जो यानी सिद्धांत है उस पर संदेहास्पद स्थिति मुख्य रूप से क्या है प्रकट की है। तो इस प्रकार जोली ने जो प्रशांत महासागरीय द्वीपों की उत्पत्ति के बारे में या महासागरों की तली पर दरारों से जो निकला है उससे द्वीपों का निर्माण बताया है। इन्होंने क्या बताया जोली ने कि जब इनका पर्सन हुआ तो ये भाग खुल गया और नीचे जो सीमा का भाग बाहर निकला तो द्वीपों की उत्पत्ति हुई, लेकिन यह इसके बारे में भी मुख्य रूप से क्या है अन्य भूगोलवेत्ताओं ने द्वीपीय चापों की उत्पत्ति के बारे में भी संदेह उत्पन्न प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर किया है। इसके अलावा जो इसका जो सिद्धांत भूसन्नति के विषय में भ्रामक वितरण उत्पन्न करता है, यानी उन्होंने जो भूसन्नति की निर्माण की संकल्पना बताई है वो भी भ्रामक है। कैसे कि उन्होंने बता दिया कि पृथ्वी के अंदर यानी ऊपरी भाग के अंदर तापमान बढ़ेगा यानी इसके अंदर पृथ्वी के अंदर फैलाव होगा और फैलाव होने से यानी उसके अंदर जो ऊपरी भाग है उसमें विस्फोट करता हुआ बाहर निकल जाता है, जिसका जो किनारे वाला भाग है वो ऊपर उठता है और उस क्षेत्र के अंदर यानी बाद में नीचे वाला जो क्षेत्र में तापमान यानी 1150 डिग्री सेंटीग्रेड होने के कारण वो अवतरित हो जाता है, उसमें मलबा जमता है, फिर संकुचनात्मक बल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो इसके बारे में संदेह पैदा किया है। फिर भी हम कह सकते हैं कि जोली ने यानी मुख्य रूप से का जो सिद्धांत है वर्तमान में कुछ हद तक सार्थक भी है, लेकिन उन्होंने एक काल्पनिकता दी है जो इसके सिद्धांत पर संदेह उत्पन्न करती है। यदि हम कंपटीशन दृष्टि से पूछे तो इसमें कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोलते हैं, एक तो सीधा पूछ लिया जाता है कि रेडियो एक्टिव सिद्धांत किसका है, तो जोली का है। जोली ने कब दिया 1925 में दिया। और जोली के रेडियो एक्टिव सिद्धांत के दूसरे नाम क्या है, या जिसका जो रेडियो एक्टिव सिद्धांत तो महत्वपूर्ण है लेकिन इसको उपनाम पूछ लिया कि तापीय चक्र का सिद्धांत किसका है, तो ये भी जोली का है। पृथ्वी के धरातल का इतिहास सिद्धांत किसका है, तो ये भी इस रेडियो एक्टिव सिद्धांत का उपनाम है। फिर इस पुस्तक का नाम पूछ सकते हैं कि द सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ पुस्तक किसकी है, तो इसकी जोली की है। तो जोली ने अपना रेडियो एक्टिव सिद्धांत कब दिया, तो जोली ने अपना रेडियो एक्टिव सिद्धांत दिया 1925 में। तो इस प्रकार इसी के साथ आज का वीडियो अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।